बड़े सगीर पाको हिंद में पहला वाइसराय हिंद बरतानिया की किस सल्तनत ने भेजा और कब भेजा? महमूद गजनवी की तरह पुर्तगाल हुकूमत ने बहरी हमले क्यों किए थे? और सल्तनत ममलूक और सल्तनत उस्मानिया ने उस वक्त की काली कट के हुक्मरानों को क्यों बैकअप दिया था? वाइसराय हिंद ने उस वक्त मुसलमान हुक्मरानों को क्या मैसेज दिया था? आइए देखते हैं प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि नाज़रीन हम आपको बता चुके हैं पहली एपिसोड के अंदर कि पुर्तगाल हुकूमत ने हिंदुस्तान में अपने कदम जमाने के लिए कासा ऑफ इंडिया स्टेट ऑन पुर्तगालिश फाइनेंसिंग कंपनी के थ्रू हिंदुस्तान में अपने बहरी बेड़े भेजे। इनका मकसद हिंदुस्तान और अफ्रीका के बहरी रास्तों के ऊपर पुर्तगाल हुकूमत की बहरी इजारादारी कायम करना थी। जिस तरह के आप देखते हैं हिस्ट्री के अंदर महमूद गजनवी ने बड़े सगीर पाको हिंद पे अपनी इजारादारी कायम करने के लिए सोमनाथ के मंदिरों के ऊपर हमला किया था। ठीक इसी तरह पुर्तगाल की बहरिया ने हिंदुस्तान में अपनी इजारादारी कायम करने के लिए हिंदुस्तानी साहिलों के ऊपर 7 बार बहरी अटैम्प्ट की। ये 1498 से 1506 तक 7 बार हमले किए और 1506 से 1511 तक मजीद 6 हमले किए गए। फर्स्ट 7 हमलों के बाद हिंदुस्तान के साहिलों के ऊपर पुर्तगाल हुकूमत की इजारादारी कायम हो गई। इन बहरी हमलों को आर्मीडा ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। नाज़रीन, फर्स्ट आर्मीडा ऑफ इंडिया जिसकी क़यादत वास्को ड गामा ने की थी, जब वो हिंदुस्तान में काली कट के साहली इलाके के ऊपर पहुंचता है तो वहाँ के लोकल हुक्मरान के साथ वो अच्छे ताल्लुकात कायम करने में नाकाम रहता है। लोकल हुक्मरानों की ये ख्वाहिश होती है कि पुर्तगाल से आए हुए ताजर उन्हें अच्छी खासी रकम तोहफे में दें, मगर वो इसकी बजाय यहाँ के लोकल ताजर और अरब ताजरों को अगवा कर कर अपने साथ पुर्तगाल ले जाता है, ताकि वो एक तरफ तो उसको रास्ते में नेविगेटर के तौर पर उसकी रहनुमाई करे और दूसरी तरफ उसे इस बात का एहतमाम हो कि वो जब यहाँ से अपना बहरी तजारती काफिला लेकर जा रहा है उसे रास्ते में कोई ना रोके। सेकंड इंडियन आर्मीडा जिसकी क़यादत पेड्रो अल्वारेसो अल कैब्रियोल कर रहे थे, इसी जर्नी के दौरान इन्होंने ब्राज़ील, मडगास्कर और गल्फ ऑफ एदन के बहरी रास्तों की दरियाफ्त की थी। इस बहरी बेड़े के अंदर टोटल 13 बहरी जहाज़ थे, जिनमें से 10 बहरी जहाज़ों ने हिंदुस्तान की तरफ जाना था, 200 फाला के लिए थे और 1 सप्लाई चैन के तौर पर इस्तेमाल होना था। इस बहरी मुहिम का आगाज़ मार्च 1500 में किया गया, जबकि ये सितंबर में 1500 के अंदर इंडिया के बंदरगाह कालीकट पहुंचने में कामयाब हुए। इंडिया की उस वक्त की बंदरगाह कालीकट के और वहां के लोकल हुक्मरानों के साथ मिस्टर कैब्रॉल ने अच्छे ताल्लुकात कायम किए और एक फैक्ट्री कायम की, मगर यहाँ के लोकल ताजर और अरब इन्फ्लुएंस ने यहाँ पर एक हंगामा शुरू कर दिया और यूं इस फैक्ट्री को आग लगा दी गई, जिससे इसके 53 अफराद जलकर राख हो गए। कैब्रॉल ने इसका गुस्सा कुछ यूं निकाला कि उसने इस कदर बमबारी की कि कालीकट की बंदरगाह तबाह हो गई। इसके मुकाबले में मिस्टर कैब्रियोल ने कोचैन के हुक्मरानों के साथ इत्तेहाद कायम किया और यूं पुर्तगाल की हुकूमत के लिए फर्स्ट जो फैक्ट्री थी कोचैन में और दूसरी फैक्ट्री कैनानूर या कैनूर के हुक्मरानों के ताउन से कायम करने में वो कामयाब हुआ। तीसरा आर्मीडा जो कि अप्रैल 1501 में चला और वापसी उसकी सितंबर 1502 में हुई, ये 4 बहरी जहाज़ों पर मुश्तमिल था, जिसमें 2 हुकूमतें वक्त के थे जबकि 2 पुर्तगाल के ताजर कंसोर्शियम के थे। इसकी क़यादत कैप्सरोल कोर्ट ऑफ रेल ने की थी। इस मुहिम में न्यू फाउंडलैंड जो कि कनाडा का एक जजीरा था, उसके लिए समुद्री रास्ता भी तलाश किया गया। चौथा आर्मीडा जो कि फरवरी 1502 से और उसकी वापसी 1503 के सितंबर में होती है। वास्को ड गामा जब दूसरी बार इंडिया आता है तो इस बार वो 20 बड़े बहरी जहाज़ों के साथ एक बड़ा बहरी बेड़ा बनाकर लाता है और इस बार वो इन बहरी जहाज़ों को 3 स्काउट्स में तकसीम कर देता है। 10 बहरी जहाज़ों को वो खुद लीड करता है, जबकि 5-5 के 2 अलहदा स्काउट्स तैयार करता है, जिसमें से एक को उसका कज़न लीड कर रहा होता है। वास्को ड गामा जब हिंदुस्तान की बंदरगाह कालीकट के करीब पहुंचता है तो अपनी इजारादारी कायम करने के लिए ये एक अरब बहरी जहाज़ को रोकता है और जिस पर मुखालफत की बिना पर वहाँ पर दोबारा ये गोलाबारी शुरू कर देता है और कालीकट की बंदरगाह को खूब नुकसान पहुँचाता है। बहरहाल कालीकट के हवाले से इसे वहाँ ना लंगरअंदाज होने दिया जाता है और ना ये वहाँ से कोई चीज़ खरीद सकता है। बिलाखिर ये कोचैन जाता है और कोचैन से अपना तमाम ज़रूरती सामान जिसमें पानी और ख़ुराक और तजारत का सामान इकट्ठा करता है। दूसरी तरफ कोचैन के साथ साथ इसे
कैनानूर के साथ इत्तेहाद कायम करके एक और फैक्ट्री लगाने का मौका मिल जाता है। नाज़रीन कराम, वास्को ड गामा का कालीकट के ऊपर हमले के बाद जब वहाँ के हुक्मरान राजा ज़ुमरैन ये फैसला कर लेते हैं कि अब वो आने वाले इंटरनेशनल ताजर जो कि पुर्तगाल से आते हैं उनका भरपूर मुकाबला करेंगे, इसके लिए वो अपने करीब की हुक्मरान जो कि गुजरात के थे उनसे मदद मांगते हैं और गुजरात के हुक्मरान मुसलमान होते हैं। बेसिकली बंदरगाह के हवाले से ये एक तजारती इत्तेहाद बना हुआ था जो कि सल्तनत उस्मानिया, सल्तनत ममलूक और हिंदुस्तान के ताजरों के दरमियान था, और ये पूरा का पूरा जो ट्रेड था वो मसाला जात की थी। इसके अंदर अब पुर्तगाल हुकूमत की इजारादारी कायम होने जा रही थी, अभी तक कायम नहीं हुई थी, लेकिन वो बार बार अटेम्प्ट कर रहे थे, हमले कर रहे थे, अपनी इजारादारी कायम करना चाह रहे थे। तो अब इस बात का इल्म ममलूक हुक्मरानों को भी हो चुका था, सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरानों को भी हो चुका था, और हिंदुस्तान के तमाम उस वक्त के जो स्टेट्स थी उनके हुक्मरानों को हो चुका था। तो अब गुजरात के जो हुक्मरान थे वो मुसलमान थे, उन्होंने उस वक्त अपनी फ़ौज राजा ज़म्मुबैन को दी और यूं 60,000 अफराद का एक फ़ौजी लश्कर तैयार हुआ और इन्होंने कोचैन का मुहासरा कर लिया। कोचैन एक इंडिपेंडेंट स्टेट तो नहीं थी, ये भी एक रियासत थी जो कि उस वक्त गुजरात का हिस्सा थी और गुजरात के ज़ेरे साया थी। ये लोग गुजरात के हुक्मरान के मुकाबले में इंडिपेंडेंट पुर्तगालियों के साथ अपनी ट्रेड कर रहे थे, लिहाजा उस वक्त के गुजरात के हुक्मरान भी इनके मुखालिफ थे, तो उन्होंने ये कालीकट के थ्रू इनका मुहासरा किया। लेकिन दूसरी तरफ पुर्तगाल का 5वां इंडियन आर्मेडा भी पहुंच आया जिसकी क़यादत आफूनोसो कर रहे थे। इसमें 9 बड़े बहरी जहाज़ शामिल थे। जब वो आए तो यहाँ पर उस वक्त कोचैन के अंदर कोई 70 या 80 के लगभग, या दूसरी राय ये है 150 के करीब पुर्तगाली फ़ौज शामिल थी, जबकि कोचैन के राजा तैमूजा ने अपनी फ़ौज जो अप्रॉक्सीमेटली 30,000 थी वो पुर्तगालियों की मदद के लिए दे दी। लेकिन जब 2 स्टेट्स आपस में लड़ रही होती हैं तो उसका फ़ायदा इंटरनेशनल को ही होता है, और इस बार भी यूं ही हुआ। एक तरफ तो बहरी बेड़े आ गए, दूसरी तरफ जंगी सामान जो था वो उस वक्त हिंदुस्तान के पास कम था, तो इन बहरी बेड़ों ने इस कदर गोलाबारी की कि मजबूरन कालीकट के हुक्मरान को कोचैन का मुहासरा छोड़ना पड़ा। लेकिन इस बार शिकस्त दोबारा कालीकट के हुक्मरानों को होती है। छठा अल्मीडा जिसको लोपोसोरस लीड कर रहे होते हैं, इसमें 9 बड़े बहरी जहाज शामिल होते हैं, उसके अलावा 4 छोटे। ये टोटल 13 जहाज़ों पर मुश्तमिल एक बहरी बेड़ा होता है जो अप्रैल 1504 में चलता है और सितंबर 1504 में हिंदुस्तान पहुंचता है। इसके बाद 7वां आर्मेडा जो कि पुर्तगाल से 1505 में चलता है और इसको फ्रांसिस्को डी अल्मीडा लीड कर रहे होते हैं, और ये फर्स्ट पुर्तगिश वाइसराय ऑफ इंडिया भी होता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो कि अल्मीडा फैमिली से होता है, ये पुर्तगाल के शाही ख़ानदान के मुकाबले में मजबूत तरीन ख़ानदान होता है। ये यहाँ पर 4 बड़े आर्मी के गैरिजन या यहाँ पर 4 बड़ी अपनी स्टेट्स के हवाले से अपने किले बनाने में कामयाब होता है। कोचैन जैसा कि इससे पहले बन चुका था किला, ये उसे दोबारा असर नो तमीर करता है। कैनानूर इससे पहले इनके साथ इत्तेहादी थे, ये यहाँ पर भी अपनी गैरिजन कैम्प कर लेता है, और इसी तरह कोलाइन के अंदर ये अपना एक प्रॉपर गैरिजन कायम करता है। अंजडीवा भी इन्हीं का एक चौथा पार्ट होता है, और यूं अब बहरा हिंद के अंदर पुर्तगाल की एक प्रॉपर इजारादारी कायम हो जाती है। ख़्वा अब कोई भी शिप जो कि गोल्फ ऑफ अदन से आ रहा होगा, अफ्रीका से आ रहा होगा, वो इन्हें इनकी राहदारी दिए बगैर कहीं नहीं जा सकते थे। नाज़रीन कराम, 19 के करीब टोटल पुर्तगिश और इंडियन मुख्तलिफ टेरिटरीज़ के अंदर जंगें होती हैं जिसमें मोस्टली पुर्तगाली जीतते हैं। इसके अलावा पुर्तगाल की तरफ से उनके फर्स्ट वाइसराय की अपॉइंटमेंट के बाद फिर ये मामला अब यहाँ पर उनकी इजारादारी में चल पड़ता है, और पुर्तगालियों की गोवा के अंदर अपनी एक ख़ास टेरिटरी या हेड क्वार्टर बन जाता है, और गोवा से फिर ये मुंबई की तरफ अपना मुंतकिल कर लेते हैं हेड ऑफिस, और गोवा की टेरिटरी पुर्तगालियों के पास
1954 یعنی کہ 1947 کے بعد تک رہتی ہے، اور 1962 میں ایک ایگریمنٹ کے تحت یہ ڈیل پھر ختم ہوتی ہے۔ چول کی جنگ 1508 میں لڑی گئی۔ اس کا پس منظر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کالی کٹ کی لڑائی میں 1504 کے اندر کالی کٹ کے حکمرانوں کو شکست ہو جاتی ہے اور بحرہ ہند کے اندر پرتگالی اجارہ قائم ہو جاتی ہے۔ یورپ میں وینس جو ہے وہ پرتگالیوں کی اس تجارتی پابندیوں کے خلاف مملوک حکومت کے ساتھ ایک خفیہ سفارتی معاہدہ کرتا ہے کہ میں آپ کو ایک بحری بیڑا تیار کرنے میں مدد دوں گا اور جو آپ کو لکڑی چاہیے ہوگی وہ میں فراہم کروں گا۔ یوں عثمانی حکمرانوں نے اس وقت کالی کٹ کے حکمرانوں کے لیے یورپی توپ بنانے کی ٹیکنیک فراہم کی، اور اسی طرح ایک فوج تیار ہو کر اس وقت کے حکمران محمود شاہ اول محمد بابر جو کہ سلطنت گجرات کا حکمران تھا کو یہ گرین سگنل دیا گیا کہ آپ چول کا محاصرہ کریں۔ سو اس نے چول کا محاصرہ کیا اور مصری بحری بیڑے نے پرتگال بحری بیڑے کا سمندر میں مقابلہ کیا، اور یوں ملک ایاز جو کہ گجرات سلطنت کے اس وقت کے حکمران کا ایک خاص بحری امیر تھا جو کہ دیول شہر کا گورنر بھی تھا، اس نے پرتگالیوں کو شدید قسم کی شکست دی۔ کوچین کا حکمران جسے کہ راجہ تموجا کہا جاتا تھا 1510 اور 1512 میں 1510 میں گوا کے اوپر ایک قلعہ بنا کر اس وقت پرتگال حکومت نے قبضہ کر لیا اور گوا کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ بستام قلعہ جو کہ گوا کے اندر واقع تھا، اس کے اوپر پھلت خان نے پرتگالی حکومت کی مخالفت کرتے ہوئے اس کا محاصرہ کر لیا۔ پھلت خان کی کیونکہ رسول خان کے ساتھ مخالفت تھی، اور رسول خان جو کہ سلطنت عادل شاہ کا کمانڈر بھی تھا اور بہنوئی بھی تھا، اس نے پرتگالیوں سے اس بات پر اتحاد کیا کہ پھلت خان کے مقابلے میں وہ اس کی اجارہ داری کو مانیں گے۔ لیکن دوسری طرف پرتگالیوں نے پھلت خان کو شکست دینے کے بعد رسول خان کے خلاف ایک مہم جوئی کی، اور اس میں راجہ تیموجا نے ان کی بھرپور حمایت کی، اور یوں بستام کے قلعے کے حوالے سے افونسو ڈے البرکی نے عادل شاہی حکمرانوں کو ایک اچھی خاصی فوجی مداخلت کے بعد شکست دے دی۔ افونسو ڈے البرکی جو کہ سیکنڈ وائس رائے آف انڈیا تھے نے اس پر عادل شاہی حکمرانوں کو یہ میسج بھیجا، ہندوستان اب غلامی اور فرمانبرداری میں ڈوب گیا ہے اور ہمارا خدا ایسا ہی رکھے گا۔ اس کے علاوہ ٹوٹل 19 جنگیں پرتگالیوں کے ساتھ انڈیا نے لڑی، لیکن کسی بھی جگہ ان کو خاطر خواہ یہاں پر فائدہ نہ ہوا، اور بالآخر اگلے 90 سال تک پرتگالی بحرہ ہند کے اندر اپنی اجارہ داری قائم کر لیتے ہیں۔